हैं, हमने अभी तक गवर्नमेंट बजट में, इफ यू रिमेंबर, हमने बात कर ली है कि भाई गवर्नमेंट बजट क्या है। रिमेंबर, गवर्नमेंट बजट एक, आई गेस यू शुड रिपीट इट। इनफैक्ट जहां पर भी आप बैठकर पढ़ रहे हो, वहां पर उस रूम में आपको ये सब चीजें रिपीट करनी चाहिए जो मैं बोलती हूँ, सो दैट ना आपके भी दिमाग में वो चीज बैठ जाए एंड यू ऑल्सो मेक योर सेल्फ अश्योर्ड कि हाँ भाई अब मुझे आ गया है, अब मुझे पता है। तो गवर्नमेंट बजट सुनते ही सबसे पहली चीज दैट शुड स्ट्राइक योर माइंड इज कॉल्ड, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। हमेशा मैंने आपको ये बोला है, एनुअल स्टेटमेंट के लिए इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स भी दिए थे। मैंने आपको कहा था ये फिस्कल ईयर में बनाते हैं तो इसको फिस्कल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, बिकॉज ये ईयरली हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। ठीक है, अब इस फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर है। एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट बजट, फिस्कल ईयर में जो आपको पता है 1st ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड इट एंड्स अप ऑन 31st ऑफ मार्च। अब इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, याद आया फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस, लास्ट 2 to 3 क्लासेस इनफैक्ट हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, दैट इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड। ये वर्ड आपको मैंने डे 1 से बोला दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू नॉट अज्यूम कि ये खर्चा हो चुका है या ये पैसा जा चुका है। दिस इज द एक्सपेक्टेड, दिस इज द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट बजटरी रिसीट्स। इन शॉर्ट, जो पैसा अभी गवर्नमेंट के पास आना है ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इन शॉर्ट गवर्नमेंट का कितना पैसा जाएगा, that is government's estimated, government's expected payments, or you can say it, you can mention it as expenditure, either of the ways आप बोल सकते हो। तो आज की क्लास में अगेन वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस एंटायर स्टोरी कि गवर्नमेंट ये जो एनुअल स्टेटमेंट बनाती है, जो फिस्कल ईयर में बनाती है, जो 1st ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च हमारा रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट्स बजटरी रिसीट्स एंड गवर्नमेंट्स बजटरी या एक्सपेक्टेड पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर। अब अगर हम बात करें, ऐसा बहुत बार होता है, या फिर ऐसे जनरल नोट पर भी अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट विच एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। मतलब हमेशा मार्केट सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। जैसे मार्केट में कभी भी डीजल का रेट, गोल्ड का रेट, या फिर आपकी स्कूल की फीस, या फिर मार्केट में कोई भी चीज जो आप डे 1 से बाय कर रहे हो और टिल डेट दैट यू आर कंज्यूमिंग, उसका प्राइसेस कभी सेम नहीं रहता। दैट मीन्स व्हाट, हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, या किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में किसी भी चीज की कोई वैल्यू या प्राइसिंग फिक्स्ड नहीं होता, and nothing remains constant। आप लोगों को ये बात पता है। when everything changes तो ऑब्वियसली बात है ये रिसीट्स और पेमेंट्स भी चेंज होंगी, ऑब्वियसली बात है। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि रिसीट्स और पेमेंट्स या रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को अगर हम डिटेल्ड में स्टडी करें, सो वी कम अक्रॉस 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स। कई बारी जब गवर्नमेंट का जो बजट कैलकुलेट होता है तो उसमें 3 सिचुएशन सामने आती है। नंबर 1, when the revenue, when the total revenue, when the total receipts, ठीक है, I'll mention here, when the total receipts is equal to the total expenditure of the government। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि भाई इफ फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ईयर 1st ऑफ अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया कि हमारे देश का 1000 करोड़ का खर्चा होगा, सॉरी 1000 करोड़ हमारे देश में आएगा। तो जब उन्होंने सारे अपने टोटल खर्चे भी कैलकुलेट करे टिल 31st ऑफ मार्च 2021, तो उन्होंने कैलकुलेट करके देखा कि उनके खर्चे भी 1000 करोड़ के हुए। That means the total income which is earned, total money which is earned by the government in the form of receipts is equal to the total खर्चा जो गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार कर रही है। That means this type of a budget is known as a balanced budget। इसको हम नाम देते हैं as a balanced budget, जहां पर total receipts are equal to total expenditure। Total receipts are equal to total expenditure। Please mark it as 1 marker question that can be asked जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। Now on the contrary, there is a possibility number 2। ऐसा भी हो सकता है कि भाई
हमारे पास 1000 करोड़ का एस्टिमेटेड रिसीट्स है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ हो, लाइकली दिस कैन ऑल्सो हैपन। मान लो सिर्फ 600 करोड़ का देश का पूरे साल में खर्चा हुआ ड्यूरिंग दिस ईयर, so that means what, that total receipts are more and total expenditure is less. तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? This situation when the total receipts obviously is more, it looks like ज्यादा पैसा आया है और in return खर्चा कम हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब भी यही होता है ना, एक्स्ट्रा। मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास रिसीविंग्स, हमारे पास रिसीट्स एक्स्ट्रा है और हमारा खर्चा कंपैरेटिवली कम है। दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस। आई मिस द एल, सॉरी, इट्स सरप्लस बजट। दिस कम्स व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। सो आई थिंक ये दोनों ही सिचुएशंस बड़ी फेवरेबल है गवर्नमेंट के लिए। हम फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हो, जैसे आपने क्लास 11th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया था, 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च रहे हो, तो इट्स ओके ना, चलो कोई बात नहीं, कम से कम जेब से तो एटलीस्ट यू हैवंट स्पेंड एनीथिंग एक्स्ट्रा, तो आप सरवाइव कर सकते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एन एंटरप्रेन्योर कैन सरवाइव। प्रॉफिट आ रहा है, आपने 100 लगाया, 200 आया, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ सरप्लस थिंग। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, फॉर द बिजनेस। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन द थर्ड सिचुएशन। ऑब्वियसली आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने गेस वर्क कर लिया होगा दैट व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू, दैट मीन्स कि आपके पास आया तो 1000 करोड़ एस्टिमेटेड आपने, बट द एक्सपेंडिचर वाज से 1500 करोड़, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चना पड़ा। वो जो एक्स्ट्रा खर्चना पड़ रहा है उसकी वजह से जो सिचुएशन आपके सामने आएगी, उस सिचुएशन का नाम होता है deficit budget. This is called a deficit budget. When it comes to the word deficit, I'll write in capital also, because whiteboard ये वाले पे ना handwriting is becoming shit day by day. I cannot tell you. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिखती गंदा, but I cannot help it out. So deficit means shortage, और वो shortage किसकी है? पैसे की है। Why? Because when we talk about here, the total expenditure is more than the total revenue. And आप समझ सकते हैं ऐसा बहुत बारी होता है। इनफैक्ट ये अभी करंट हो रहा है, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है बिकॉज हम टैक्सेस नहीं पे कर रहे, हम कंजम्पशन नहीं कर रहे, तो हम जीएसटी नहीं पे कर रहे। ऑब्वियसली ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज ज्यादा दे रहा है, गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे रहा है। अब जैसे मैंने बात वहीं से आज जानबूझ के शुरू करी थी अबाउट दैट 200 लाख करोड़ जो हमारी वित्त मंत्री अभी लाइव चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम क्लास छोड़ के वित्त मंत्री को सुनने चले गए? नहीं, सारे हैं। तो ये तीन सिचुएशंस है, ये तीन सिचुएशंस है जो हमारी इकोनॉमी में यूजुअली चलती रहती है। अभी जो करंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वैसे इंडिया जब से ब्रिटिशर्स गए हैं हम डेफिसिट में ही हैं। हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, हम बस जो आता है उसी से रोटेशन करते रहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला इंडिया के लिए कभी भी सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट से यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, तो इनके पास क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा है, वहां पे लोगों का टैक्सेस रेवेन्यू बहुत अच्छा है, सो समहाउ वो इकोनॉमी सरप्लस में रहती है, तभी दे आर दी वर्ल्ड इकोनॉमीज उनको फेवरेबल करती हैं। बट अब वो नहीं है सिचुएशंस। कहते हैं ना, वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। अब वक्त हमारा है, अब चल रहा है ना आत्मनिर्भर, है ना, वित्त मंत्री ज्यादा अच्छा, थैंक यू स्वाति फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आप लोगों को तंग करूंगी, जो कल परसों मोदी जी ने किया अबाउट द मेजर कैंपेनिंग अब जो चल रही है, दैट देश को आत्मनिर्भर बनाना है, दैट मीन्स मेकिंग इंडियन इकोनॉमी एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, मेकिंग इंडियन इकोनॉमी एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है। क्या लगता है ये 200, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हु विल टेल मी, यार कोई भी बता दो, चलो यार, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, इट्स नॉर्मल चीज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल दिस व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस इन एवरी क्लास। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जब 4 लोगों के बीच बैठे हो, खड़े हो, तो वो है ना करें, वो बोले हाँ हमें पता है, हमसे पूछो, हम बताते हैं। यू नो, यू शुड बी eagerly talking in everything which is happening around you, especially जहां आप रह रहे हो, जहां के आप पार्ट हो, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। जैसे आप अपने घर में
कंट्रीब्यूट करते हो, वैसे ही इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी कंट्री में भी कंट्रीब्यूट करो। तो ये कंट्री में, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्रीज चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा स्पॉन्सर कर रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे, चैरिटी नहीं दे रहे। आप ये सोचकर चलो, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज बनाए, अगर आपने पॉसिबली देखा है कि एक आपको पहले साल आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का लोन गवर्नमेंट दे रही है किसी बैंक के थ्रू या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, तो जो आपको 3 साल का वो लोन मिलता है वो आप 4 साल में रीपे करो, और पहले साल आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज बन के आ रही है, लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी बनी रहेंगी, क्योंकि जो चीज हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई है, इतना जो हमारा खर्चा हो चुका है देश का, उस पैसे को वापस लाना इज रियली डिफिकल्ट, और इतने कम समय में लाना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी गवर्नमेंट हमें 1 साल का टाइम दे रही है कि अपनी इकोनॉमी को दोबारा वहीं पर लाके खड़े करना जो कोविड-19 से पहले था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज की क्लास में जो डेफिसिट्स आप पढ़ोगे, जो पूरा का पूरा टॉपिक आपको डेफिसिट से मैंने शुरू किया है, वो इसी चीज को रिलेट करेगा। सो आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज वर्क अपॉन इट। व्हाई? बिकॉज कल को वाइवा में व्हेन आप प्रोजेक्ट वर्क्स बनाओगे, वाइवा के लिए प्रिपेयर करोगे, यही केस स्टडीज आपके काम आएंगी, ट्रस्ट मी। सो कमिंग अप टू गवर्नमेंट के डेफिसिट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, सिर्फ उसी चीज के बारे में, क्योंकि सरप्लस और बैलेंस्ड होना तो अच्छी बात है, तो उसके बारे में बात करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि भाई जब शॉर्टेज होती है तो फिर कैसे हैंडल किया जाता है, व्हाट कैन बी डन, and so a lot of things that we have to talk about. Firstly, let me introduce you to the budgetary deficits. हमें पता है budgetary deficits होते क्यों हैं? We all know about it. When the total expenditure of the government is more than the total expected receipts. ये हमने पढ़ लिया है. There are 3 kinds of budgetary deficits. इसके types है. Number 1 is revenue deficit. We'll be discussing it one by one. Then secondly, which is the most important one, that is called the fiscal deficit. And the third one, which is again very easy and something different for you all to learn and experience, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये 3 टाइप के डेफिसिट्स है जो हमारी भारत सरकार जिस चीज से अभी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। So let's talk about it one by one. Okay, so if you are making a flow chart, quickly make it. Write down the heading budgetary deficits. वो कब होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, जब देश के पास पैसा आता कम है, जाता ज्यादा है, या फिर जाता ज्यादा है, आता कम है, कैसे भी बोल लो, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द एग्जामिनर। ठीक है, बात तो एक ही, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, सिमिलर वे। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स. यू हैव revenue deficit, you have fiscal deficit, and you have primary deficit. Good to go. चलिए, if you have noted, let me move on to the first type of deficit, जिसका नाम है revenue deficit. Now, what is this revenue deficit? मैम अभी नोट नहीं किया था. Okay. Wait. Sorry. Yes मैम, हो गया. Thank you. Most welcome. Yeah, revenue deficit की situation कब आती है? देखो, revenue deficit में you talk about 2 components. एक तरफ you will be studying about revenue receipts, and दूसरी तरफ you should be aware of revenue expenditure. इन दोनों situations को समझकर we move on further to revenue deficit. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? अब आपने ये तो पढ़ लिया दैट ऑब्वियसली कि डेफिसिट कब होता है, कि जब खर्चा इज मोर देन रेवेन्यू। अब इसके आगे सिर्फ ये वर्ड चेंज हो गया, डेफिसिट तो डेफिसिट ही रहेगा, चाहे रेवेन्यू हो, फिस्कल हो, प्राइमरी हो। दैट मीन्स कंट्री इज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल क्यों कर रही है कंट्री? क्योंकि कंट्री के पास पैसा, रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम आई कम है और खर्चा हो ज्यादा रहा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। So revenue deficit में क्या हो जाएगा? आगे वर्ड रेवेन्यू लग गया कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू receipts. I'll repeat again, when the revenue expenditure is excess or more than the revenue receipts during the fiscal year, during the financial year, during the annual, जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब इन शॉर्ट ये रेवेन्यू डेफिसिट हुआ क्यों? एनीबडी ऑफ यू, क्या लगता है ये रेवेन्यू डेफिसिट किस कारण हुआ है? आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है? व्हाट डू यू थिंक?
इसके एक दो मैम रीजन या क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ होगा। वो तो मैं बात समझ गई, किस टाइप का एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ होगा? मैम जैसे अभी हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है एज इन पब्लिक को सर्विसेज लोगों को ज्यादा देनी पड़ी। हाँ, रेवेन्यू के बारे में कैन यू टेल मी? लोग क्या नहीं दे रहे? काम पे नहीं जा रहे तो लोगों को इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही तो लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं पे कर रहे। तो आप ये सोचो ना, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी? या एग्जैक्टली तेजस, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट। यार खुद से भी बोल लिया करो, मुझे इतना बुलवाना पड़ता है तुम लोगों से। सो जूम डोंट चार्ज यू गाइज फॉर स्पीकिंग, पहली बता दूं, ठीक है? मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है, तुम लोगों को नहीं लिया, तुमने नहीं लिया हुआ, तो तुम बोल सकते हो, बोलने के पैसे नहीं लगते हैं। तुम पता नहीं कैसे बचा रहे हो अपने पैसे। सो रेवेन्यू डेफिसिट मींस, ऑब्वियस सी बात है, ये रीजंस बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए ना, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ क्या बुक्स में जो लिखा है वही वही जानना है, तो वो तो आप बुक रीड करके भी किसी और से भी पूछ के काम चला सकते हो। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन इको ऑनर्स टीचर, तो वो इको ऑनर्स का आपको ज्ञान भी तो मिलना चाहिए ना, कि भाई मैम ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, पूछा करो गाइज, इट्स योर राइट, आपका दिमाग खुलेगा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब होते हैं वो सरप्लस में अपने आप को रखते हैं, बट ये है कि यहाँ पर हमने कुछ लोन्स भी, अभी मैं बात करूंगी सब चीजों के बारे। देन दूसरा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को सैलरीज, तो आप गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं ले रहे, आपने रेलवेज पिछले 55 दिन से आपने रेलवेज की सर्विस नहीं ली, आपने रेलवेज को 1 रुपए नहीं दिया, बट गवर्नमेंट ने अपने रेलवे के सारे वर्कर्स को सैलरीज तो पे करी है, सब लोगों को उनकी पेंशन तो मिली है। दैट मीन्स खर्चा गवर्नमेंट का नहीं रुका बल्कि बढ़ गया, लेकिन जो इनकम सोर्स था वो गवर्नमेंट का कम हो गया। दैट हैज लेड टू revenue deficit. Are you able to understand what I'm trying to make you? Because this is very very important. आप सोच के चलोगे कि खाली वो आपसे पूछेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो नहीं पूछेंगे ऐसा। वो आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में, केस स्टडीज फॉर्म में, इनडायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव रीजंस, यस और नो, यू अग्री और नॉट, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे यार। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्ड्स, एंड अच्छा अपने आप हो जाएगा, ठीक है? सो वही सिंपल सी चीज है कि रेवेन्यू डेफिसिट वही है जहां पर हमारे देश में जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला बनाया है गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करने का, वो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स। जितना पैसा सॉरी जो गया माइनस कितना पैसा आया विल गिव यू द रेवेन्यू डेफिसिट। यहां मैं आरडी लिख देती हूँ। तो आरडी इज इक्वल टू व्हाट? आरडी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप समझ रहे कैसे हुआ ये, कि भाई ये सब तो ज्यादा ज्यादा जा रहा है और ये कम कम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही सिचुएशन होगी। प्लीज नोट इट डाउन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी आई एम पुटिंग अप सो मच ऑफ टाइम इनटू दिस। नहीं तो मुझे तो ऊपर ऊपर से जितने बुक्स के पॉइंट्स है वही समझाकर मेरे लिए इजी, आई डोंट हैव टू स्पीक सो मच, और मैं बहुत आसानी से सिलेबस निपटा सकती हूँ। बट क्या फायदा एट द एंड, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज 1 मार्कर करोगे, पता है ना 1 मार्कर 20 नंबर के हैं, जब 1 मार्कर करोगे कहोगे मैम ये क्या है, ये कहाँ से आया है, तो मुझे मैम ये कौन से चैप्टर का है, उस दिन बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब पूरी राम कहानी निकल गई और पूछते राम कौन। तो ये सब पता होना चाहिए गाइस आप लोगों को, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने ये सब चीजें कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कब होता है, किन कारणों की वजह से होता है। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन वर्ड से आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप छोड़कर आए थे इस वर्ड को, मैक्रो ने यहीं से कैरी फॉरवर्ड किया है। इम्प्लीकेशंस मींस, इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? किसी भी चीज का आफ्टर इफेक्ट। चलो अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास खर्चा ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कम, तो ऐसे में अब सिचुएशन क्या होगी, एज इन गवर्नमेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। नंबर 1, ये चीज प्रूव कर देगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार यूजलेस है। आप लोग यही बोलोगे, आम आदमी यही बोलेगा, बेकार है हमारी गवर्नमेंट, बेकार हम इस देश में रह रहे, कोसना शुरू कर दोगे। दैट मीन्स व्हाट? दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। मतलब गवर्नमेंट अब अपनी और लोगों की सैलरीज नहीं दे पाएगा, आगे देश को पेंशन्स नहीं दे पाएगा, आगे लोगों के लिए सब्सिडीज नहीं इकट्ठे कर पाएगा,
इसीलिए आप कहोगे निकम्मा है, बेकार है, यूजलेस है हमारी गवर्नमेंट. तो रेवेन्यू डेफिसिट implies that the country has become inefficient. Why? Because government is facing the problem of inability of government. प्लीज ये पॉइंट्स लिख लेना. टू पे या टू इंकर नॉर्म रेगुलर एक्सपेंसेस. रेगुलर का मेरा कहने का मतलब है रेगुलर मीन्स रेगुलर सैलरीज, रेगुलर पेंशन, रेगुलर सब्सिडीज. नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट, और अभी इस सिचुएशन में नहीं कर पा रहा. कुछ कितनी कंपनीज में आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर्स माइट बी वर्किंग, मार्च की सैलरी तो फिर भी उन्होंने दे दी किश्तों में, अप्रैल की सैलरीज नहीं दी. मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने एम्प्लॉयज को अप्रैल की सैलरी नहीं दी अभी तक. कहां से दूं? आई डोंट हैव सरप्लस ऑफ मनी. आई जितना मैं कर सकती थी आई डिड इट, बट सम और द अदर वेज मैंने अपनी लोन की ईएमआईज नहीं पे करी. कैसे होगा? इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं करे, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता. जब इनकम ही नहीं आ रही तो एक्सपेंडिचर कहां से होगा? दैट इज कॉल्ड. अब कोई मुझे कुछ भी बोले नेहा मैम बेकार है, नेहा मैम ये है, मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरे पास कैश फ्लो ही नहीं है? तो गवर्नमेंट भी तो कहेगी ना, मैं क्या कर सकते हैं, हमारे पास भी तो कैश फ्लो नहीं है. So that means that the government has become inability of the government to pay, to incur regular expenses. For example, अगर आपको regular word नहीं याद रहता, यहाँ पे salary लिख लो, यहाँ पर सब्सिडी लिख लो, ताकि आपको याद रहेगा कि नेहा मैम ने क्या एग्जाम्पल देकर हमें ये दिमाग में इंजेक्ट करने की कोशिश करी थी. अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, अब सपोजिंग अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनकम का ऐसा ही बुरा हाल रहेगा, तो एट द एंड में अपनी पास्ट सेविंग्स का यूज करूंगी. वोंट यू अग्री? अब अगर आपके मॉम डैड ने आपको लास्ट 1 महीने से पॉकेट मनी नहीं दी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, बट करिए क्या? तो तुम क्या करोगे? आज तक तो मिल रही थी, आज तक तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिली थी ना, कुछ ना कुछ तो तुमने सेविंग्स करी होंगी. अब तुम क्या करोगे? उस पास्ट सेविंग्स का कंजम्पशन करोगे. तो या तो पास्ट सेविंग्स का कंजम्पशन होगा, जिसको हम टेक्निकली इकोनॉमिक टर्म्स में पास्ट कंजम्पशन, पास्ट सेविंग्स नहीं बोलते, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है. आपको अपने इकोनॉमिक के शब्दकोश में इस शब्द का, इतनी हिंदी आती है, को आपको एड ऑन करने की जरूरत है. दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग्स. डिस सेविंग्स दैट मीन्स आपने जो प्रीवियसली सेव किया था, अब उस पैसे को खर्चने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको. दैट इज कॉल्ड पास्ट सेविंग्स. गुड टू नो. तो आप डिस सेविंग्स करोगे. वैसे ही गवर्नमेंट को भी डिस सेविंग्स करनी पड़ेंगी. अब स्वाति को अपनी बात का जवाब मिल रहा होगा, एंड इनफैक्ट बाकियों को भी, कि ये 20 लाख करोड़ कहां से आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिस सेविंग्स करी होंगी, कुछ ना कुछ पैसा कहीं पर पहले जुगाड़ तरीके से यूज कर, संभाल के रखा होगा. या फिर गवर्नमेंट के पास एक तरीका और है, जिसे हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट. बहुत ही बुरे वक्त में हम ये काम करते हैं, बट करना पड़ता है. करे क्या? डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? अब कुछ को पता होगा, याद होगा, कईयों ने क्लास नहीं अटेंड करी, मैं बता देती हूँ जल्दी से. आप जिस घर में रह रहे हो, मैं जिस घर में रह रही हूँ, वो हमारे लिए हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं. घर, हमारी ज्वेलरी, हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, प्लॉट, किसी कंपनी में ओनरशिप, शेयर्स, ये हमारे क्या है? एसेट्स है. ओनरशिप, एसेट मतलब ओनरशिप. कोई भी चीज जो आप बोलो ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, दैट इज एन एसेट फॉर यू. ठीक है. अब पैसा नहीं है तो क्या करोगे? अब पैसा नहीं है तो लोग क्या करते हैं? लोग अपने एसेट्स को, अपने ओनरशिप को सेल कर देते हैं. दे सेल ऑफ, OFF, दे सेल ऑफ देयर ओनरशिप. मैंने अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, गोल्ड बेच दिया, कंपनी के शेयर्स बेच दिए. ऐसे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट रखती है, खरीद के समय समय पर रखती है, जब पैसा होता है, और जब वक्त आने पर, ऐसा वक्त आने पर गवर्नमेंट उसे बेच देती है और पैसा रिकवर कर लेती है. तो अगेन हो सकता है ये 20 लाख करोड़ जिस पर अब आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि वो पैसा कहां से आया, हो सकता है अंदर की बात हो कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करा हो, पर ये गवर्नमेंट बताती नहीं है, नहीं तो नाक कट जाती है. So you should be proud that the country is doing something. Sell off करना, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना. ठीक है. अब आप में ना गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऑप्शन, अगर सपोजिंगली डिसइन्वेस्ट करने के लिए एसेट्स ना हो या लिमिटेड हो, पास सेविंग जीरो हो या ना हो, तो ऐसे केस में देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट कैन रिलाई ऑन बोरोइंग्स एंड लोन्स एज वेल. आप बात समझ रहे हैं?
पहले मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. आई मेंशन हियर ओनली कि रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स. एब्सोल्युटली राइट. देन हमने बोला कि ये खर्चा कब कब कैसे कैसे होगा. मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया, करंट सिचुएशन के साथ भी रिलेट कर दिया, सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड विद द कॉन्सेप्ट. इम्प्लीकेशंस मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, कि इसका असर, कि जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो इकोनॉमी में कैसी कैसी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. वो ये है कि गवर्नमेंट भाई अपना रेगुलर खर्चे नहीं कर पाएगी, पहला पॉइंट. दूसरा, गवर्नमेंट अपनी पास सेविंग्स को यूज करेगी, जिसको बोलते हैं डिस सेविंग्स. देन गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी, एज इन अपने एसेट्स को सेल करेगी और उससे पैसा रिकवर करेगी. एंड लोन्स एक ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि भाई ये भी कुछ नहीं हुआ तो एंड में उधार तो चलो कहीं ना कहीं से मांग ही लेंगे, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन कंट्री, फॉरेन गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं से. दैट मीन्स व्हाट? फिफ्थ पॉइंट लास्ट क्या बोल सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट्स अ वार्निंग सिग्नल. जैसे तुम्हारी टीचर कई बारी तुम्हें बचपन में या कभी भी 11th में जस्ट मार्क, मतलब 27 अगर पासिंग मार्क्स है तो तुम्हें 27 देकर ही पास कर देती है और एक वार्निंग सिग्नल देती है, बेटा अगली बार पढ़ के नहीं आए तो पक्की बार फेल करूंगी. तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी एक वार्निंग सिग्नल मिलती है कि बेटा अब तू अपने खर्चे रोक दे, या तू अपने इनकम को बढ़ा ले, नहीं तो तू डूबेगा, देश को डुबाएगा और लोग भी डूबेंगे. That means it's a warning signal for the government. It's high alert. And यहाँ पर इस warning signal में गवर्नमेंट को दो चीज करनी पड़ेगी. वो क्या है? गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन क्या होगा या फिर कौन से मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे? अभी जैसे तेजस ने बोला, गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे. अब देखना धीरे धीरे आने वाली इकोनॉमी में टैक्सेस के रेट्स बढ़ जाएंगे, जीएसटी रेट बढ़ जाएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी. अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों. दिस इज जस्ट अ ट्रेलर दैट वी आर फेसिंग राइट. दैट मींस व्हाट? कि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे. अब देखना चलान कितने जबरदस्त कटेंगे, बिना बात के चलान कटेंगे. क्या करेंगे? देश को पैसा नहीं इकट्ठा करना. देन या फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ेगा. अपना खर्चा कम करो या फिर अपनी इनकम को बढ़ाओ, तभी आप इस रेवेन्यू डेफिसिट के माया जाल से, ट्रैप से बाहर निकल सकते हो. नहीं तो आप इसी में फंसते चले जाओगे और देश को डुबा दोगे, आज नहीं तो कल. So these are the measures that how you can deal, how you can control the budgetary deficit, the government's deficit in the economy. ये जल्दी से लिख लो. I'll switch over to the previous slide. 1 मिनट में यहाँ रुकती हूँ और 1 मिनट में वहां, because I don't want you guys to miss these points. आज जब ये points के बाद आप अपने notes रात को बैठकर पढ़ोगे आधा घंटा, जो मैं expect करती हूँ कि आप लोग पढ़ोगे, so it will be all clear. Trust me, बिल्कुल clear हो जाएगा. कोई भी book उठा लो, not even my notes, कोई book उठा लो, they will use the same terminology. But you have to understand the concept. देखो, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है. आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी फॉरेन ऑथर उठा लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप फोड़ दोगे. एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग माय स्टूडेंट्स टू डू दिस ईयर, बिकॉज़ यू हैव क्रूशियल टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर स्किल्स. बट वो डेफिसिट जल्दी खत्म होंगे क्योंकि अब आपके दिमाग में बैठ गई बात कि हाँ भाई डेफिसिट ये होता है, हाँ भाई ऐसा से ऐसा होता है देश में, ऐसा हो रहा है देश में. तो आप देखो, जो चीज हो रही है उसको जल्दी समझना इमोशंस में या कैसे भी बहुत आसान होता है. कोई चीज नहीं हुई या होने वाली है, उसको मुझे पिक्चराइजेशन एज्यूम करके आपको समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है. लेकिन जो चीज ऑलरेडी चल रही है आपके सामने, पिक्चर है यार. टीवी खोलो, डेफिसिट दिख जाएगा. जस्ट फोन उठाओ, एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, अच्छी डेफिसिट दिख जाएगा. हर चीज आपको डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. प्लीज इसको भी लिख लो, मेजर्स भी, कि कैसे डेफिसिट से बाहर आ सकते हैं. टैक्सेस बढ़ाकर, जैसे कि इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों है ना. इनकम टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हो या इनडायरेक्ट. जीएसटी अब बढ़ेगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में. अभी तो एकदम से नहीं गवर्नमेंट प्रेशर करेगी, बट प्रेशर तो शुरू हो ही चुका है. लिकर ऑलरेडी 70% अबव में बिक रहा है, डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, फ्रूट्स वेजिटेबल के रेट स्काई रॉकेटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेट पर है. So everything is really high यार, but already high है. Then एक्सपेंडिचर तो चल ही रहा है हम सब लोगों का. हमें ईएमआई गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 महीने का मोमेंटम दिया है, सिर्फ कि आप 3 महीने मत दो, बट 3 महीने का इंटरेस्ट तो ले रही है बैंक. एंड इट्स ट्रू, 3 महीने का इंटरेस्ट, चाहे ईएमआई नहीं दे रहे, हमें कुछ कह नहीं रहे, घर से उठाने नहीं आ रहे, बट 3 महीने का इंटरेस्ट तो हमें पे करना पड़ेगा.
वो कौन देगा? प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, फिस्कल डेफिसिट. इतनी देर ही रुक सकती हो, तो आई होप साथ साथ आप लोग कर लोगे, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे. फिस्कल डेफिसिट, नॉट फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल में बस एक छोटी सी चीज एड ऑन हो जाएगी कि फिस्कल डेफिसिट कोई रेवेन्यू कैपिटल के बारे में बात नहीं करता अकेले. फिस्कल डेफिसिट टोटल के बारे में बात करता है. टोटल रिसीट्स मतलब देश का टोटल जो पैसा आने वाला है, टोटल. इसमें सब कुछ है, टैक्स है, नॉन टैक्स है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, लोन्स है, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. क्लियर हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ भी, रेलवे बना रहे हैं, रोड्स पे खर्चा कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का खर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट का खर्चा और किसी भी टाइप का गवर्नमेंट का रिसीट, वो सारा फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है. दैट मीन्स जब टोटल, सॉरी मैंने जस्ट अ सेकेंड, रिटन रॉन्ग, इधर लिखना था मुझे, जस्ट अ सेकेंड. इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सेस. तो यहां बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट. राइटिंग द फॉर्मूला एक्चुअली. सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स विल गिव यू फिस्कल डेफिसिट. क्योंकि रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू था, फिस्कल में टोटल हो गया पूरे. क्योंकि फिस्कल क्या होता है? पूरे साल में. तो पूरे साल में पूरा खर्चा और पूरे साल में टोटल इनकम, टोटल रिसीट्स, उसके हम कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट. बट इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं हम या वैसे ही, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स. अब आप समझोगे धीरे धीरे क्यों हम यहाँ पर एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स क्यों लिखते हैं. बोरोविंग्स क्या है? लोन. बोरोविंग्स क्या है? वो पैसा जो हमारी भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी से उधार लेगी. हो सकता है 200 लाख, ये जो 20 लाख करोड़ आया है इसमें से थोड़ा पैसा उधार का भी हो, बट हमें क्या पता, ये गवर्नमेंट बताती नहीं है, नहीं तो नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग पैनिक हो जाएंगे, कंट्री में रहना, कंट्री से भागना शुरू कर देंगे, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. इसलिए अंदर की बात रहती है, दे डू नॉट प्रेफर शेयरिंग विद द जनरल पब्लिक. बट आप समझदार हो, आपको अच्छे से इसको समझना है कि गवर्नमेंट को ऐसी बोरोविंग्स भी क्रिएट करनी पड़ सकती है. अब कमिंग अप टू कि ये एक्सक्लूड क्यों करते हैं. एक्सक्लूड मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करते, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स, सिर्फ इन्हें माइनस करते हैं, बोरोविंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता. क्यों नहीं करा जाता, अभी मैं इसका जवाब देती हूँ. देखिए, आप मान लो कि देश का टोटल, मैंने एग्जांपल लिया था कि देश का टोटल इस साल का खर्चा है 5,000 करोड़ का. ऐसे बहुत ज्यादा होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि इस साल गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया और उन्होंने अपना बजट एक्सपेक्ट किया कि 5,000 करोड़ का देश का खर्चा है. बट जब उन्होंने रेवेन्यू, उन्होंने अपने रिसीट्स निकाले टोटल, तो टोटल रिसीट्स उनके पास कुल आए सिर्फ 2,500 के. तो यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास 2,500 करोड़ तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कम पड़ गया. तो 2,500 करोड़ अब कहां से आएगा गवर्नमेंट को? ये मीन्स इट इज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल सिचुएशन. दैट मीन्स ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है. इट इज नॉट गिविंग अ ग्रीन सिग्नल, इट इज अगेन शोइंग अ रेड सिग्नल कि भाई देश डूबा है, डूब गया है. इनका कि भाई, जब कहते ना घर में जब तक नमक से रोटी खा रहे हो तब तक ठीक है, जिस दिन नमक भी खत्म हो गया और पड़ोसी के पास मांगने जाना पड़े या फिर हमें किसी पड़ोसी देश से पैसा लेने जाना पड़े, तो दैट मीन्स नाक तो वहीं कट गई हमारी. तो देश का अभी सिचुएशन वैसा सा ही कुछ चल रहा है, अंदर की बातें. तो आप ये लिख लो दैट फिस्कल डेफिसिट क्या है, दैट इज देश का जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग. और आप चाहो तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके सिलेबस में, वो हम कर लेंगे. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि फिस्कल डेफिसिट, इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट हमारा आता है, अभी 2,500 करोड़ जो कम पड़ा, वही 2,500 करोड़ हमें बोरो करके गुजारा करना पड़ेगा. इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग. तो फॉर्मूले दो बन गए. एक फॉर्मूला ये बन गया दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और दूसरा फॉर्मूला दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होते, और भी हैं बट अभी फिलहाल के लिए दो याद रखिए. एंड नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट.
क्लियर? लिख लिया होगा आप लोगों ने. लेट मी टेक इट फर्दर. अब अगेन जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस करे थे, वैसे ही वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट. कि फिस्कल डेफिसिट अब हुआ है, किस कारण हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ हाउ कैन वी, अब कौन सी ऐसी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ेगी देश में. नंबर 1, सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने एक चैलेंज रहता है हमेशा, वो ये रहता है कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डिपेंडेंस? कि भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को लोन्स लेने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे. किससे? आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, देन या फिर किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से उन्हें लोन्स लेने पड़ेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी अब डिपेंडेंसी बढ़ गई. या फिर और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे. क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए पैसा नहीं है. यहाँ पर गुड्स नहीं बनेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो लोगों की डिमांड थोड़ी खत्म होगी. डिमांड तो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे. तो वो भी प्रॉब्लम है हमारे लिए. और क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है? कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, डेट ट्रैप? डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप मीन्स, डेट मीन्स उधार. अब सपोजिंगली हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ का हमें लोन लेना पड़ा. ठीक है, ले लिया, फ्री में तो नहीं मिला. किसी ने भी हमें लोन दिया, उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट. ठीक है, अब हमें लोन भी रीपे करना है और हमें इंटरेस्ट भी पे करना है. ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है. तो इन शॉर्ट क्या हो गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और बढ़ गया. और फिर हम क्या होगा आने वाले टाइम में, अगर हमारे पास और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो फिर हमें और लोन लेना पड़ेगा. फिर वो लोन भी दो और उसका इंटरेस्ट भी दो, फिर पिछला लोन भी दो और पिछले लोन का इंटरेस्ट भी दो. यानी कि इन शॉर्ट एक लोन को रीपे करने के लिए अनदर लोन, एंड सो एंड सो एंड सो. एंड जिस वजह से वी गेट इनटू अ ट्रैप, एक जाल, दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप. दैट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप. गॉट द पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दो इम्प्लीकेशंस क्या हुई है, दो और भी, बट एक इम्प्लीकेशन क्या हुई, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी हमारी. दूसरी, हमारी डेट ट्रैप बहुत ज्यादा हो जाएगा. देश जैसे इंडिया, हम नहीं चाहते ऐसा हो. इसके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाओ. दैट मीन्स व्हाट, देश में खुद ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ. प्रोडक्शन कैपेसिटी मीन्स कंट्री में आप खुद ही गुड्स को प्रोड्यूस करो ताकि आपको इंपोर्टेड गुड्स की अब जरूरत ना पड़े. चाइना से, फॉरेन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट्स कम करो. यही चल रहा है ना आजकल. 2-3 दिन से व्हाट्सएप भी बहुत सारे आ रहे होंगे, आप लोगों के स्टेटस भी बहुत सारे, इनफैक्ट मीम्स भी बहुत सारे बन चुके हैं इस पर. सो यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये दोनों पॉइंटर्स लिख लीजिए, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू इम्प्लीकेशंस. दैट इज इन्फ्लेशन. अब स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन बैंकिंग दूसरे क्लास में या अगर स्कूल में, या आपको पता ही है. अब बैंकिंग में हम, या फिर हम जनरल नोट पर पढ़ते हैं, चलो चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में छोड़ो. इन्फ्लेशन क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया. इन्फ्लेशन मतलब जब इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है. महंगाई इन शॉर्ट जैसे अभी बढ़ी हुई है ना, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, बेसिक नेसेसरी गुड्स के रेट बढ़ गए हैं, एंड सो ऑन. तो बेसिक नेसेसरी एसेंशियल गुड्स के जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन. जिन्हें नहीं पता वो लिख लो, राइज इन जनरल प्राइस लेवल. राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, उससे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है, खैर ये नहीं पेपर में पूछेंगे, बट जनरली आपको पता तो होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो ना. इन्फ्लेशन कैसे होगी, फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट करेगा. सोचो, मैंने आपको बोला लोन लोगे आप. ठीक है, हमारी आरबीआई ने, हमारे देश की सेंट्रल बैंक ने लोन लिया किससे, फॉरेन से लोन लिया. ठीक है, लोन ले लिया. आरबीआई के पास जो ये लोन आएगा, ये लोन आगे वो किसको देगी, बैंक्स को देगी, प्राइवेट बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को. आगे वो बैंक्स किसको लोन देगा, हम जैसों को. ये हम है छोटे मोटे लोग, हमें लोन्स देगी. हम इस लोन का क्या करेंगे, खर्चा. जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, इन शॉर्ट जब हमारे पास मनी सप्लाई, हमारे पास जब कैश क्रंच की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे. दैट मीन्स वो देश का जो डिमांड है बढ़ जाएगा. और जब डिमांड बढ़ती है देश की तो हमेशा इन्फ्लेशन होता है.
इन्फ्लेशन होता ही तब है, महंगाई होती ही तब है जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो। अब आईफोन ब्लैक में क्यों बिकता है? क्योंकि उसकी डिमांड है ना, ब्लैक में भी लोग खरीदेंगे, इसलिए वो ब्लैक में ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं। वैसे ही अब अगर क्राइसिस हो, इमरजेंसी हो, नेचुरल कैलामिटी हो, कुछ भी हो, इन्फ्लेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है तो वो खर्चते हैं। तो गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं? मार्केट में इन्फ्लेशन ले आते हैं। तो जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, तब हमेशा इन्फ्लेशन हो। तो आप प्लीज ये फ्लो चार्ट बना लो कि इन्फ्लेशन मतलब क्या है। जनरली नहीं पूछेंगे बट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कंट्री जब लोन्स, आरबीआई फॉरेन कंट्रीज को लोन देगी, आगे बैंक्स के पास वो पैसा आएगा, बैंक से वो पैसा हमारे घरों में आएगा, हम उसे बाहर जाकर उड़ाएंगे, तो हमारी एक्सपेंडिचर, हमारी डिमांड बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम आएगी। और फोर्थ, सबसे लास्ट जो आप एड ऑन कर सकते हो इसमें, वो ये है, इट डिस्टर्ब्स, कि फिस्कल डेफिसिट डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा देश, अभी मोदी जी आई थिंक उस दिन भी बोल रहे थे कि अगर हम ये कोविड से फाइट नहीं कर पाए तो हम कम से कम 20 साल पीछे हो जाएंगे, 2 डेकेड्स। उन्होंने अपने खुद की ट्वीट में ये बात बोली है कि अगर हम इस कोविड सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाए तो हम 20 साल पीछे हो जाएंगे। मतलब हमारे इतने रिसोर्सेज, हमारा इतना पैसा इसमें लग चुका है कि आने वाले टाइम में अगर इस चीज का फाइट नहीं कर पाए तो हमारी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? लोगों के पास पैसा, भूखे मरेंगे, इनकम नहीं होगी, कैश फ्लो नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सपेंडिचर्स नहीं हो पाएंगे, अपनी डेली नीड्स नहीं फुलफिल कर पाएंगे, जीएसटी नहीं भरेंगे, टैक्सेस नहीं आएगा। इट्स अ साइकिल यार। तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, मेरे घर वाले आगे मुझ पर हैं, वो आगे किसी और पर। इट्स अ विशियस साइकिल जो इकोनॉमी में है। आपके डैड अगर एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री में जो लेबर आ रही है, अब लेबर ही नहीं है तो वो आगे प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे मार्केट में सेल नहीं होएगा, सेल नहीं होएगा तो इनकम नहीं आएगी, सैलरीज नहीं जाएंगी। तो इन शॉर्ट इट्स अ साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन। तो इन शॉर्ट पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ हिल गया ना, बैंड बज गई इकोनॉमिक ग्रोथ की। दैट इज, जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो यही होता है, दैट इट डिस्टर्ब्स, या फिर कुछ बुक्स में लिखा होता है हैम्पर, या इट रिड्यूसेस, कुछ भी आप बोल सकते हो। कोई भी चीज ऐसी जिससे आप कह रहे हो कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है या डिस्टर्ब हो गई है, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो ये 4 इम्प्लीकेशन याद रहेंगी। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट में सबसे पहली चीज क्या होती है? या कोई भी चीज पहले बात करें, अगर हमने करा अभी डिस्कस कि हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, पीछे हमने डिस्कस किया ना, वील बी इनटू डेट ट्रैप, देन हमारी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। 2, तीसरा, देश में इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा आएगा लोन से, तो वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी। एंड 4, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब इस चीज से बाहर कैसे आएंगे? मतलब कोई तो तरीका होगा ना कि इस प्रॉब्लम से, इस जाल से बाहर आए। तो मेजर्स क्या है टू रिड्यूस या टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट? कैसे करें फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल? हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आप हंसोगे बट यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, और बोरोइंग्स। पहले बोरोइंग करी और बोरोइंग करो और फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, यही होगा, ऑप्शन ही नहीं है। बोरोइंग और ज्यादा करनी पड़ेगी, फॉरेन डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, हमें और फॉरेन कंट्रीज के लोगों के साथ रिलेशंस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो हमारी मदद करें आगे आकर। ठीक है? देन दूसरा, शायद से आप लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। कितने लोगों को पता है कि आरबीआई नोट छापती है? ये तो सुना होगा। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई कौन है? हमारे देश की सेंट्रल बैंक। सेंट्रल मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो बैंक है, जो पूरे इकोनॉमी में पैसे का लेन देन देखती है, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता और हमें लगता है कि हम बोरोइंग भी नहीं कर सकते, तो लास्ट में हमारी आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट कहेगा यार अपने ही नोट छाप लो, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। आपके लिए ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा बट दिस इज रियलिटी गाइस। करेंसी, नए नोट छापो, प्रिंट करो न्यू करेंसी, मतलब नए रुपी, हर कंट्री की जो अपनी होती है करेंसी, वो नए नोट छापेगी।
and that छापना of new note is called deficit financing. काश हम भी ऐसा कर सकते हैं ना कि हमें लोन ना लेना पड़े, हम घर पे रात को मशीन ऑन करें और सुबह तक बहुत सारे नोट निकल आए. हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कर सकती है. एंड दैट जो गवर्नमेंट करती है उसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में भी आता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग? व्हेन अ कंट्री गवर्नमेंट, एंड उसमें पावर किसके पास है? ये सिर्फ आरबीआई के पास है. व्हेन आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, न्यू नोट्स, दैट करेंसी इज नोन एज, दैट सिस्टम प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. नए नोट छापने को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, बस सिंपल टर्म्स में. तो ये दो तरीके हैं जिससे हम फिस्कल डेफिसिट को कर्व कर सकते हैं. कर्व मतलब ठीक ठाक कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए जो आपका मन करे, आपकी जो फीलिंग्स कहती हैं. बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एक्चुअली. दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग. Primary deficit. Now what is this primary deficit? Primary deficit refers to, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप देखो. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब ये इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ. फिस्कल डेफिसिट अभी आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोविंग्स होती है. जब हमारे पास पूरे साल में खर्चा ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है, सो वी बोरो मनी. तो ये बोरोविंग्स कब की है? हमारी करंट ईयर की बोरोविंग्स है. ये बोरोविंग्स हमारे करंट ईयर के, कि इस साल में, जैसे कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 21 में हमें कितना पैसा कम पड़ गया, कितना शॉर्ट पड़ गया, तो वो पैसा हमने बोरो कर लिया, करंट ईयर की बोरोविंग हो गई. माइनस अब हमारे पास पिछले साल भी हो सकता है कुछ फिस्कल डेफिसिट हुआ हो. इस साल अगर हमारे पास, हमारा एग्जाम्पल क्या था, 2.5 करोड़ 2500 करोड़ का हमारा शॉर्टेज है, तो 2500 हमें कहीं से उधार लेना है. चलो ठीक है, हो सकता है पिछले साल भी हमारे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाए, यानी कि 1 अप्रैल 2090 से लेकर 31 मार्च 2020 में भी मान लो देश का 1000 करोड़ का डेफिसिट था. ये भी तो हो सकता है. तो वो 1000 करोड़ हमने कहां से पूरे करे होंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना, पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे. लोन लिया होगा इस 1000 करोड़ का भी, तो इस 1000 करोड़ के लोन का इंटरेस्ट भी तो दोगे. ये जो पिछला लोन है उसका भी तो इंटरेस्ट है. तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है, दैट इज प्रीवियस लोन, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स. तो यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? कि जो हमारा करंट ईयर का बोरोइंग है, मान लो 2500, माइनस मान लो 1000 करोड़ के पर हम पिछले का, अभी तक हम मान लो 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं या 500 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं. तो यानी कि अब ये 2000 करोड़ हमारा क्या खड़ा हो गया? प्राइमरी डेफिसिट हो गया. प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज दी करंट ईयर का बोरोइंग माइनस द प्रीवियस ईयर्स बोरोइंग पर इंटरेस्ट पेमेंट. अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कि अब हमें इस पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा. अब ये 2000 करोड़ भी हमें कहीं से लाने पड़ेंगे, और हमने कैसे अपना पिछला इंटरेस्ट भी पे किया. तो ये पैसा अब हमारे पास फिर शॉर्ट में आ गया. तो फिर से बात घूम के वहीं आ गई कि कंट्री को और बोरोविंग्स और लोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे. Are you getting the point? प्राइमरी डेफिसिट क्या कह रहा है? प्राइमरी डेफिसिट कह रहा है कि इस साल देश के पास कितनी शॉर्टेज हुई, माइनस पिछले साल जो गवर्नमेंट ने पैसा उधार पर लिया था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 500 करोड़. यानी कि अब ये 2000 करोड़ हमारी प्राइमरी डेफिसिट के अंडर लाई करेगा. सो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला दैट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू fiscal deficit of the current year minus interest payments on the previous year loans. ये हमारी इंटरेस्ट कमिटमेंट्स. ऑब्वियसली जो पिछला लोन लिया उसको तो हम छोड़ नहीं सकते ना, वो पैसा भी हमें साथ के साथ लेकर चलना है. ठीक है, बिकॉज अगर हम लेकर नहीं चलेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि पिछले साल का भी हमारे ऊपर लोन अभी चल रहा है. अब हमारे पास सोचो ना, ये लोन नया भी पेमेंट हो गया रीपे करने को, और ये जो पिछला इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया इसका भी हमें लोन रीपे करना है. तो ये प्राइमरी डेफिसिट इसलिए कैलकुलेट करा जाता है ताकि हमें पता लग सके
कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब 500 करोड़ के अलावा अब 2,000 करोड़ और गवर्नमेंट की नई लोन्स खड़े हो गए, नई बोरोइंग्स खड़ी हो गई। ये पता लगाने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हम पीडी, हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट आर थॉट प्रोसेसेस कि क्यों प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं हम। फिस्कल और रेवेन्यू में सारी बात तो कवर अप हो गई, तो प्राइमरी क्यों निकाला? प्राइमरी इसलिए निकाला ताकि हमें पता लग सके कि इंटरेस्ट पेमेंट देने के बाद पिछले लोन, इस साल जो हमने 2,500 का लोन लिया माइनस जो हमने पिछला पे करना था उसका इंटरेस्ट के बाद, अब हमारे पास नया लोन कितना बचा, नया लोन कितना और जरूरत है, दैट इज 2,000 करोड़। You have to remember this part. So there are 3 formulas that you have done today. 3 मेन बात आपने करी है, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 1, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एंड इसीलिए हम एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि अभी देश के पास कितने फंड्स की और शॉर्टेज है। एंड थर्ड, व्हाट इज इट? सिंपल सा फैक्ट दैट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? देश की टोटल बोरोइंग्स, देश की टोटल बोरोइंग्स फिस्कल डेफिसिट माइनस कितना हमें प्रीवियस पर पे करना है इंटरेस्ट, प्रीवियस बोरोइंग्स पर पे करना है इंटरेस्ट। तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आपने करी है। तीनों होते क्या है, उनके मीनिंग, उनकी इम्प्लीकेशंस और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन तीनों का ये माइक प्रिपेयर करना है आज रात को बैठकर आपने नोट से। तीनों का मीनिंग आपके टिप्स पर होना चाहिए, तीनों की इम्प्लीकेशंस कि ये होगा तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, अब क्या, एंड देन हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू रिड्यूस इट, हाउ टू कर्ब द सिचुएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन यूजुअली कम एज अ 3 or a 4 marker क्वेश्चन इन योर एग्जाम, या फिर so that you know after reading the notes for the entire chapter जिनका हो गया है वो उसे करें, because next class में I have to do the practical part of this chapter. मुझे numericals कराने हैं। वो numericals तो मैं तभी करा पाऊंगी जब you people are through with the theory. Thank you Swati for the compliment. So this is all it is. Are you getting the point? So guys, we have to work as a team ना, थोड़ा सा एक दूसरे को बात को समझ के चलेंगे, because मैंने बोला ना मैं पढ़ाती रहूंगी, भागती रहूंगी, then it will be a problem. Then मतलब आप लोगों के लिए इक्विपमेंट ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं और 1 महीने से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनकी 3 उनकी मैक्रो ही समझ लो आधी हो गई। नेशनल इनकम हो गया उनका, मनी बैंकिंग हो गया उनका, गवर्नमेंट बजट हो गया उनका, वो इंडियन इको करने वाले हैं। मतलब 40 में से उनके 10 नंबर का एक चैप्टर, जस्ट इमेजिन 40 में से 22 मार्क्स की मैक्रो करवा दी मैंने उनको 1 महीने के अंदर अंदर, और आप लोग अभी सिर्फ 6 नंबर पर अटके हो। तो अगर आप अपने साथ साथ नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम आएगी, then you people will not be able to understand. इसलिए साथ साथ चलना एक दूसरे के is very important.